नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का 5th चैप्टर है ना, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये करेंगे। ये बहुत ही छोटा चैप्टर है तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसके थ्योरी पार्ट में कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, है ना, जिसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए, इस चैप्टर में मैग्नेटिज्म और मैटर में मेनली हम लोग मैग्नेट को डिस्कस करेंगे, है ना, कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग मतलब मैग्नेट के बारे में हम लोग ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं हम लोग मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट आपका वो मटेरियल है जिसमें क्या होता है, एक तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि वो क्या करेगा, कुछ जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसमें एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं और एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आपको पता है कि मैग्नेट को अगर हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर दें तो वो हमारे जो अर्थ का ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और साउथ पोल होता है उस तरफ अपने आप को अलाइन कर लेता है। मतलब कि ये फ्रीली सस्पेंड करने पे क्या करता है, डायरेक्शंस को शो करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। तो मैग्नेट में मेनली दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर लेता है, और एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है क्योंकि ये डायरेक्शन को भी शो करता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट में। क्लियर है। अब इसकी जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये निकिल, कोबाल्ट या आयरन को अट्रैक्ट करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसका मैग्नेटिज्म, है ना। तो ये जिस फोर्स से मैग्नेटिक सब्सटेंस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म। क्लियर है। अब देखिए, कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स लिखे हैं मैंने, है ना। मेनली कौन कौन से टाइप के मैग्नेट हम लोग स्टडी करते हैं या यूज़ करते हैं ज़्यादा। तो जैसे बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल है, हॉर्स शू मैग्नेट है ना, बॉल एंडेड मैग्नेट है। ये मैग्नेट्स हम लोग यूज़ करते हैं। बार मैग्नेट क्या होता है, बार का मतलब होता है रॉड, है ना। तो मैग्नेट जो रॉड के टाइप का लॉन्ग होता है उसे हम कहते हैं बार मैग्नेट। अब बार मैग्नेट भी दो टाइप का होता है। एक बार मैग्नेट वो होता है जिसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो वो कैसा हो, रेक्टेंगुलर हो। क्रॉस सेक्शन मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये मान लीजिए हमारा मैग्नेट है, ये रॉड के जैसा है, लॉन्ग मैग्नेट है। तो मैग्नेट का जो ये वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। जैसे अगर इस शेप का मैग्नेट होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सर्कुलर मैग्नेट, है ना। सर्कुलर मैग्नेट मतलब बार मैग्नेट है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। ठीक है, तो दो टाइप का बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट ऑफ सर्कुलर और रेक्टेंगुलर। सर्कुलर बार मैग्नेट वो होगा जिसका क्रॉस सेक्शन, देखिए इसका सर्कुलर है, तो जिस बार मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होगा उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर बार मैग्नेट। और जिस मैग्नेट का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर मतलब समझ रहे हैं ना, कि उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो रेक्टेंगल के साइड शेप का होगा, इस टाइप का, इस टाइप का, है ना। तो इस टाइप का अगर मैग्नेट है ऐसा, तो इसके दोनों एंड देखिए कैसे हैं, दोनों एंड आपके होंगे रेक्टेंगुलर। तो अगर दोनों एंड रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर, और अगर दोनों एंड कैसे हैं, सर्कुलर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सर्कुलर। क्लियर है। तो बीच में बार यानी रॉड के जैसा लॉन्ग, और जो क्रॉस सेक्शन हो अगर रेक्टेंगुलर होगा तो रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट, और अगर सर्कुलर हो तो सर्कुलर बार मैग्नेट। ठीक है, दो टाइप का बार मैग्नेट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल, है ना, आपने कंपास देखा होगा जो डायरेक्शन बताता है, मैग्नेटिक कंपास। उस कंपास के में एक नीडल लगी रहती है ना, जो कि हमें डायरेक्शन बताती है ना। या वो नीडल बहुत ही सेंसिटिव होती है ना, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को भी डिटेक्ट कर लेती है ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है वो नीडल। तो उसमें जो नीडल लगी रहती है जो डायरेक्शन बताती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, तो मैग्नेटिक नीडल किससे बनी होती है, स्टील की बनी होती है, मैग्नेटाइज स्टील की बनी होती है, जिसका जो एंड होता है, किनारा होता है, वो पॉइंटेड होता है। जैसे यहाँ पे मैं बनाया हूँ नीडल बीच में थोड़ा सा थिक होगी और साइड में एंड में क्या होगी, एकदम पॉइंटेड होगी, है ना, तभी तो पॉइंट एकदम एग्जैक्ट डायरेक्शन बताएगी। और बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, सेंसिटिव होती है। और मिडिल में क्या होती है, पिवियोटेड होती है। पिवियोटेड मतलब कि वहीं से वो जॉइंट होती है। ठीक है, तो इट इज़ अ थिन मैग्नेटाइज स्टील नीडल। स्टील की नीडल होती है, हैविंग पॉइंटेड एंड्स। इसके एंड्स कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं।
एंड इज पिवोटेड एट सेंटर, है ना। तो सेंटर में क्या होती है, पिवोट होती है ना। पिवोटेड मतलब वहीं पे जॉइंट होती है। इट इज़ फ्री टू रोटेट इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, और क्या होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में इसके दोनों एंड क्या होते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को बता सकती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक कंपास में लगी रहती है जो नीडल, वही है मैग्नेटिक नीडल, जिसके एंड शार्प और बीच में पिवोटेड होती है। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट। तो मैग्नेट का शेप अगर हॉर्स के शू जैसा है ना, जैसे घोड़े का पैर होता है उसके जैसा है, तो उसे हम कह देते हैं हॉर्स शू मैग्नेट, है ना। बस वही है, ये भी बार मैग्नेट ही होता है, रॉड ही होता है, बट इसका जो शेप है वो कैसा होता है, हॉर्स के शू, है ना, हॉर्स के शू जैसा होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट। इट हैज़ द शेप ऑफ हॉर्स शू एंड दस इट हैज़ बीन नेम्ड शू। तो हॉर्स के शू जैसा इसका होता है, इसीलिए इसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। इसके भी दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। अब देखिए, हॉर्स शू मैग्नेट का अगर आप बनाएं, मैग्नेटिक फील्ड बनाएं, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स को आप बना के दिखाएं, तो कैसे बनेगा। हमको पता है कि हमेशा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन होती हैं, वो कहाँ से कहाँ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाती हैं। बाहर में नॉर्थ से साउथ जाती है, अंदर में साउथ से नॉर्थ जाती है ना। हम लोग पढ़े हैं 10th में भी, आप लोग पढ़े हो कि मैग्नेट का जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो बाहर में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ जाता है ना, ऐसे ऐसे, और अंदर में साउथ से नॉर्थ जाता है। मतलब कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं। कैसे बनाती है, क्लोज लूप बनाती हैं, याद रखिए। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, एक क्लोज लूप लाइन बनाती हैं। जैसे देखिए, आपके पास एक मैग्नेट है, जैसे ये मैंने मैग्नेट बनाया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ जा रही है, और अंदर में कहाँ जाती हैं, साउथ से नॉर्थ जाती हैं। तो ये कुल मिला के क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं, है ना। चलिए, तो हॉर्स शू मैग्नेट कैसा होगा, शेप हॉर्स के शू जैसा शेप होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, हॉर्स शू मैग्नेट। नेक्स्ट है हम लोग का बॉल इंडेड मैग्नेट। बॉल इंडेड मैग्नेट मतलब आपको समझ ही आ रहा होगा कि उसके इंड में, है ना, वो जो मैग्नेट होगा उसके इंड्स में क्या होंगे, बॉल का शेप होगा, है ना, बॉल के शेप का इंड होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, बॉल इंडेड मैग्नेट, ठीक है। तो ये भी एक बार मैग्नेट होगा, बार मैग्नेट, और उसके इंड का जो शेप होगा वो कैसा होगा, बॉल के जैसा, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, बॉल इंडेड मैग्नेट, है ना। इट इज अ थिन बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एंडिंग इन अ टू स्फेरिकल वॉल्स, ठीक है। इसका जो एंड है वो कैसा है, स्फेरिकल वॉल्स के जैसा है, और बीच में आपका थिन बार है ना, पतला रॉड है, और एंड्स में बॉल्स का शेप है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, बॉल एंडेड मैग्नेट। अब यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैंने लिखी है मैग्नेट की। बेसिक क्या कौन सी प्रॉपर्टी होती है, जैसे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, आपको पता है कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है। मेनली किसको अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंस, जैसे आयरन को अट्रैक्ट करेगा, निकिल को अट्रैक्ट करेगा, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करता है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है, मतलब इसमें अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, जिसी को हम मैग्नेटिज्म कहते हैं। और एक इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्टिव। शुरू में हमने पढ़ा था अट्रैक्टिव और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगर मैग्नेट को हम लोग फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, एक मैग्नेट लीजिए, उसमें एक रस्सी बांधिए, ऐसे छोड़ दीजिए, तो मैग्नेट का जो पोल, अब मैग्नेट में हम जानते हैं दो पोल होता है, एक होता है नॉर्थ पोल जिसको बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। एक्चुअली में वो नॉर्थ डायरेक्टिंग पोल होता है और एक साउथ डायरेक्टिव पोल होता है। तो जो नॉर्थ पोल एक्चुअली में होता है वो जियोमेट्रिकल नॉर्थ को डायरेक्ट करता है ना। एक्चुअली वो हमारे जियोमेट्रिकल यानी अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ अलाइन हो जाता है। तो एक्चुअल में जो मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ पोल होता है, जैसे मान लीजिए आप ये आपका मैग्नेट है, ठीक। अब मैग्नेट को हमने एक थ्रेड से बांध दिया और फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए इसको, है ना, ठीक। मैग्नेट को एक थ्रेड से बांध के इसको फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए, फ्री छोड़ दीजिए रस्सी से बांध के। तो मैग्नेट का जो पोल ज्योमेट्रिकल नॉर्थ की तरफ अलाइन होगा उसे हम कहते हैं नॉर्थ डायरेक्टिंग पोल, और मैग्नेट का जो पोल साउथ की तरफ अलाइन होता है तो उसको बोलते हैं साउथ डायरेक्टिंग पोल। तो एक्चुअल में
मैग्नेट का जो पोल होता है वो एक नॉर्थ डायरेक्टिंग पोल होता है और एक साउथ डायरेक्टिंग पोल होता है। एक नॉर्थ की डायरेक्शन को बताता है और एक साउथ के डायरेक्शन को बताता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है ना। पहले के ज़माने में जो यूज़ करते थे कंपास या अभी भी जो यूज़ करते हैं, उसमें जो मैग्नेट होता है, मैग्नेटिक नीडल होती है ना, वो कहाँ पे अलाइन करती है अपने आप को, नॉर्थ और साउथ में। तो नीडल का जो एंड नॉर्थ, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट करता है या ज्योमेट्रिकल नॉर्थ की तरफ अलाइन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल या नॉर्थ डायरेक्टिंग पोल। और नीडल का जो एंड साउथ की तरफ डायरेक्ट करता है या साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, साउथ डायरेक्टिंग पोल या साउथ पोल कहते हैं, है ना। तो इसमें डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये डायरेक्शन शो करता है, ये हमें पता है ना। जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है वो अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, जो मैग्नेट का साउथ पोल होता है वो अर्थ के साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। क्लियर, यही है डायरेक्टिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डायरेक्शंस शो करता है। अब और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, अपने को पता है कि जो लाइक पोल होते हैं मैग्नेट के, वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, है ना। चार्जेस में भी वही केस होता है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है, चार्जेस के केस में भी वही होता है और मैग्नेट के केस में भी वही होता है, ठीक। नेक्स्ट, मैग्नेटिक पोल्स अवे एग्जिस्ट इन पेयर्स ऑलवेज, है ना ये एक्चुअल में, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वो हमेशा कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब मोनोपोल्स, नो मोनोपोल्स, है ना। कभी भी आप एक पोल वाला मैग्नेट नहीं बना सकते या नहीं ढूंढ सकते, एक पोल वाला मैग्नेट होता ही नहीं है ना। मैग्नेट हमेशा कैसे होता है, मैग्नेट हमेशा किस में होता है, पेयर में होता है, एक पोल वाला मैग्नेट नहीं होता, है ना। मैग्नेट में हमेशा पेयर्स होते हैं, उसके जो पोल है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमेशा वो पेयर में रहेंगे, कभी भी मोनोपोल्स नहीं होता, एक पोल वाला मैग्नेट नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, है ना, हमेशा पेयर में ही रहेगा, नॉर्थ साउथ नॉर्थ। कितना भी छोटा हम लोग मैग्नेट ले लें या मैग्नेट को तोड़ के कितने भी छोटे छोटे टुकड़े कर दे उसका हर एक टुकड़े में दोनों पोल्स होगा, नॉर्थ भी होगा साउथ भी होगा, एक पोल नहीं हो सकता, है ना। एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि एक पोल होगा उसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ही नहीं। हमको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप बनाती है, नॉर्थ से साउथ जाके क्लोज लूप बनाती है, तभी मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट होता है। तो एक पोल हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। मैग्नेट कितना भी छोटा हो वो अपने आप में कंप्लीट मैग्नेट होता है, उसमें दोनों पोल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि अगर मैग्नेट अपने आसपास के मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दे तो उसे कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब मैग्नेट खुद मैग्नेट है, उसके अंदर खुद मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी है, और अपने अगल बगल का कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जैसे आयरन कोबाल्ट या निकल रखा है, तो उसको भी क्या कर दे, मैग्नेटाइज कर दे। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेट दूसरे को भी मैग्नेट बना दे, है ना, उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस कर दे, तो ये कहलाता है मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मैग्नेट कैन मैग्नेटाइज नियर बाई मैग्नेटिक सब्सटेंस। नियर बाई मैग्नेटिक सब्सटेंस, मैग्नेटिक सब्सटेंस पता है ना, वो सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या मैग्नेट जिस सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है वो सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे आयरन कोबाल्ट निकल है, तो मैग्नेट के पास अगर आयरन को रख देंगे तो मैग्नेट क्या करेगा, उस आयरन को मैग्नेटाइज कर देगा, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर देगा, तो इसी को कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेट का दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इंडक्शन। फिर है मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या है, मैग्नेट के पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल हो गए, नॉर्थ और साउथ पोल, तो इन नॉर्थ दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। मैग्नेट के दोनों एंड में पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इन पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पोल, इसी को कहते हैं मैग्नेटिक पोल, ठीक है। अब इसमें याद रखिएगा कि मैग्नेट का जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ,
मैग्नेट का जो कंप्लीट लेंथ और मैग्नेट का जो मैग्नेटिक लेंथ, तो मैग्नेटिक लेंथ मैग्नेट के टोटल लेंथ से क्या होता है, छोटा होता है ना, याद रखिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट इट इज स्लाइटली लेस देन द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट, है ना। तो दो पोल के बीच का जो लेंथ होता है इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। और मैग्नेट का जो एक्चुअल लेंथ होता है ना, उसे बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो जो मैग्नेटिक लेंथ होता है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटा होता है। मैग्नेट, मान लीजिए ये पूरा मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट का लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है इसका, ठीक। लेकिन पोल्स क्या होते हैं, स्लाइटली इनर साइड, स्लाइटली इनर है, एंड में रहते हैं। तो जो पोल का डिस्टेंस होता है उसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं, और जो मैग्नेट का एक्चुअल लेंथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसका ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो जो मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटा होता है। जैसे मैग्नेट का टोटल लेंथ मान लेते हैं कि ये है 10 सेंटीमीटर का, ठीक, और पोल्स के बीच क्या है 8 सेंटीमीटर, ठीक। तो जो मैग्नेटिक लेंथ है यानी कि पोल्स के बीच का जो लेंथ है वो मैग्नेट के ज्योमेट्रिकल लेंथ से स्लाइटली लेस देन होता है, छोटा होता है, ठीक है। और ये कितना छोटा है होता है, अराउंड 6/5, है ना, इतना लगभग छोटा होता है। यानी आप ऐसे समझिए 0.8, है ना। यानी मैग्नेट का ज्योमेट्रिकल लेंथ अगर 100% है तो पोल्स का लेंथ कितना होगा, 80%। मतलब मैग्नेट अगर 10 है तो ये क्या होगा, मैग्नेटिक लेंथ 8 होगा। मैग्नेट अगर 100 है, 100 सेंटीमीटर है, तो मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा, 80 सेंटीमीटर होगा, है ना। अगर वो 100 है तो ये 80 होगा। तो अगर ज्योमेट्रिकल लेंथ 100% है तो मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा, 80%, 0.8 यानी 80% होता है वो, 100 का 80% होता है। टोटल मैग्नेटिक यानी ज्योमेट्रिकल लेंथ का 80% होता है क्या, हमारा मैग्नेटिक लेंथ। तो ये याद रखिएगा। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के सराउंड में वो स्पेस होता है, मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहाँ पे उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सके, है ना। मैग्नेट के इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है। स्पेस अराउंड मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, है ना। मैग्नेट के अराउंड वो स्पेस जहाँ पे उसके इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो याद रखिएगा कि ज्योमेट्रिकल लेंथ यानी GL अगर 100 है तो मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा, 80%, ठीक है। तो मैग्नेटिक लेंथ 80% होता है ज्योमेट्रिकल लेंथ का, क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक मैग्नेट के बारे में हो गया, है ना। कुछ और पार्ट भी देख लेते हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए और कुछ डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए एक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है क्या होता है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड जहां पे हर पॉइंट पे इक्वल मैग्नीट्यूड हो मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। जैसे हमने इसके पहले लास्ट चैप्टर में सोलेनॉइड के बारे में पढ़ा था, तो आपने सोलेनॉइड को देखा होगा, हेलिकल पाथ होता है सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में हमने देखा था कि इसके एंड्स में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम होता है ना। एक तरफ ये साउथ पोल बनाता है और एक तरफ क्या बनाता है, नॉर्थ पोल बनाता है, ठीक। तो एंड पे तो ज्यादा होता है, बाहर में 0 होता है, लेकिन इसके बीच में सोलेनॉइड के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो कैसे मिलता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड समान हो, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे मैग्नीट्यूड समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सोलेनॉइड के सेंटर में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था। एंड्स में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है क्योंकि एंड्स में पोल होते हैं, पोल में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है ना। बट सेंटर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल रहता है, यूनिफॉर्म रहता है ना। तो देखिए तो वही चीज है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल गिवन पॉइंट्स। अगर हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसे हम कैसे शो करते हैं, ऐसे,
यूनिफॉर्म मतलब कि एक इक्वल डिस्टेंस में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे। इक्वल डिस्टेंस में होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स। तो अगर पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स में मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है वहां पे हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा होती है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेंसिटी कम होती है, दूर दूर होती है, समझ। और जहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्वी डिस्टेंस में होती है, सेम डायरेक्शन में। जैसे अगर आप मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करें, हमको पता था कि नॉर्थ से निकलती थी साउथ पे आती थी, नॉर्थ से निकलती थी साउथ पे आती थी, नॉर्थ से निकलती थी साउथ पे आती थी। तो इसमें हम लोग क्या देखते थे कि नॉर्थ और साउथ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेंसिटी बहुत ज्यादा था, इसीलिए नॉर्थ और साउथ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा, इसीलिए हम बोलते थे कि पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता था। ठीक है, उसके बाद जब ये बाहर निकलती थी तो बाहर में क्या होती थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में देखिए डिस्टेंस ज्यादा है, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वीक है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, वीक होता था, यहाँ पे वीक होता था। ठीक, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इक्वी डिस्टेंस पे होती है, यहाँ पे देखो ये ज्यादा दूर हो गई, जहां पे इक्वी डिस्टेंस पे होगी उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से अगर इक्वल डिस्टेंस में है, सेम डायरेक्शन में है, तो हम उसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। जहां पे ज्यादा डेंस है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, जहां पे ज्यादा दूर दूर है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम, और जहां पे सेम डिस्टेंस पे रहती हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स आपको पता है, मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ठीक है, और पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, अभी मैं आपको दिखाया था, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लीजिए कि आप एक मैग्नेट लेते हैं और इस मैग्नेट में आप आयरन फिलिंग्स डालते हैं, आयरन फिलिंग्स अगर आप डालेंगे तो सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स कहाँ पे चिपकेगा, इसके पोल्स में, यहाँ पे आके आयरन फिलिंग सबसे ज्यादा चिपकेगा, क्योंकि पोल्स में मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, पोल्स में सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स आके चिपकेगा। तो पोल्स में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसीलिए पोल्स में क्या होता है, आयरन फिलिंग सबसे ज्यादा चिपकेगा। तो पोल्स वो रीजन होता है जहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा हो, पोल्स मैग्नेट का वो रीजन है जहां पे मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, सो देयर आर रीजन ऑफ अपरेंटली कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। तो मैग्नेट का वो रीजन जहां पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मैग्नेटिक पोल्स। फिर मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, तो मैग्नेट के पोल्स से होते हुए एक हम लोग अगर लाइन खींच दें, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के पोल्स से होते हुए अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, इस लाइन को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। ये लाइन किसको शो करेगी, मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेट के पोल्स को पास करते हुए जो लाइन जाती है उस लाइन को क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एक्सिस। ये मैग्नेटिक एक्सिस होगी, या पोल्स को मिलाने वाली जो लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। और मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, इस मैग्नेटिक एक्सिस के राइट एंगल में हम लोग मैग्नेट के बीच से, मैग्नेट के सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ करें जो इस मैग्नेटिक एक्सिस के राइट एंगल में हो, 90 डिग्री में, तो ये हमारा क्या है, जो पोल से होकर जाती है वो कहलाती है हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। ये हमारी है मैग्नेटिक एक्सिस। ठीक, और जो मैग्नेट के सेंटर से ड्रॉ करते हैं, जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये क्या कहलाता है, इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर। इसे क्या कहेंगे, मैग्नेटिक
इक्वेटर, ये है हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या है? द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, सेंटर से होके जाए, एंड एट राइट एंगल टू द एक्सिस, और मैग्नेटिक एक्सिस के क्या हो? राइट एंगल। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा कूलॉम्स लॉ। अब देखिए, जैसे हमने चार्जेस के लिए कूलॉम्स लॉ यूज किया था, वैसे ही पोल्स के लिए भी कूलॉम्स लॉ यूज करेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए कूलॉम्स लॉ लगाया था, है ना, वैसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स में भी कूलॉम्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो ये एज इट इज वैसे ही होता है जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फोर्स के लिए लगाया था, है ना, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी कूलॉम्स लॉ लगेगा। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पोल्स, है ना, मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है, वो फोर्स उन पोल्स स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे हमने मैग्नेटिक फोर्स में भी पढ़ा था, तो इसमें लिख सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन the force of attraction and repulsion between two magnetic poles is directly proportional to magnetic poles is directly proportional to their pole strength, directly their pole strength, उनके मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ and inversely proportional to their inversely proportional to square of distance between the poles, तो पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और पोल्स का जो स्ट्रेंथ है ना, उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? ठीक है, तो ये सेम आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स जो हमने लगाया था, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होता है, सेम यहाँ पे भी होता है। क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, है ना, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल, दो मैग्नेटिक पोल के बीच में जो भी अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा। मान लेते हैं कि मैग्नेट है, मैग्नेट के लिए नॉर्थ पोल है। एक मैग्नेट ऐसा भी हो सकता है कि सेम मैग्नेट में दो पोल के बीच में हो, या दो डिफरेंट मैग्नेट के अपोजिट पोल्स भी हो सकते हैं, और दो डिफरेंट मैग्नेट के सेम पोल्स भी हो सकते हैं। तो हमें पता है कि अपोजिट पोल्स होते हैं तो क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स काम करता है। ठीक, तो मैग्नेट के कोई भी दो पोल्स के बीच में जो भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होगा, वो उनके पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो ये वही है जो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में क्या बताया। ठीक, तो इसमें मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर दैट द पोल स्ट्रेंथ इज Q, पोल स्ट्रेंथ M1 M2 ले सकते हैं चाहे तो, है ना, और उनके बीच में डिस्टेंस मान लेते हैं कि R है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए
let us consider that the pole strength is m1 and m2 and distance between poles is r। मान लेते हैं उनके बीच में डिस्टेंस है r डिस्टेंस है। देन तब इस फॉर्मूले से क्या होगा, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द पोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, इनके पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन लगाइए, m1 m2 और उनके बीच के डिस्टेंस यानी r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल r स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो क्या हो जाएगा, और एफ बी इज इक्वल टू के क्या है कांस्टेंट, ये क्या होगा m1 m2 अपाई r स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक कांस्टेंट। ठीक है, के को क्या बोलते हैं हम लोग, ये है परमिएबिलिटी ऑफ एयर, एयर की परमिएबिलिटी बोल सकते हैं, या परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। तो एफ बी इज इक्वल टू के m1 m2 बाई आर स्क्वायर। एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ है, और आर क्या है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। और के क्या है, के को लिख लीजिए, के हमारा क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस है ना? के क्या है हमारा, के है हमारा परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस, स्पेस या एयर है ना, स्पेस और एयर। मान लेते हैं कि हमारा जो पोल्स है वो एयर में है, एयर मीडियम में है या स्पेस में है, तो एयर या स्पेस कुछ भी ले सकते हैं। तो परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस और एयर है। और के इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका वैल्यू कितना होता है 10 टू द पावर -7। के की वैल्यू क्या होती है 10 टू द पावर -7, मतलब बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, 10 टू द पावर -7 बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं, यहाँ क्या है के की वैल्यू आप रख सकते हैं। तो एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के मैग्नेटिक कांस्टेंट ये है परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस इनटू कांस्टेंट इनटू m1 m2 बाई आर स्क्वायर, पोल स्ट्रेंथ अपॉन डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करके आप कूलॉम्स लॉ को डिराइव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ। ठीक है, कूलॉम्स लॉ। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना। मैग्नेटिक, जैसे हम लोग का इलेक्ट्रिकल डाइपोल होता था वैसे ही एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है, तो उसको भी देख लेते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसको भी बता देते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, द अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिट पोल्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस टू ए, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल कैसे बनेगा, अरेंजमेंट ऑफ, क्या है, अरेंजमेंट ऑफ, क्या अरेंजमेंट ऑफ टू opposite poles, two opposite poles separated by small distance, separated by small distance
मान लेते हैं सेपरेटेड बाई द अरेंजमेंट ऑफ टू अपोजिट पोल सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस 2a, मान लेते हैं 2a से सेपरेटेड। तो इनके बीच में जो तो मान लेते हैं बना लेते हैं, तो हमारे पास मान लेते हैं दो पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल, ठीक। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है कितना है, स्मॉल डिस्टेंस 2a, ये नॉर्थ पोल है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो ऐसे बन जाएगा दो अपोजिट। तो इधर का पोल का मान लेते हैं कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है m1 है, इसका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m2, कुछ भी ले सकते हैं मैग्नेटिक। तो देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा इज इक्वल टू क्या होता है, इधर पोल स्ट्रेंथ, उसमें क्या होता है इधर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन। तो यहाँ पे क्या होगा, इधर पोल स्ट्रेंथ m ले लेते हैं और डिस्टेंस बिटवीन हो जाएगा 2a, चाहे आप इसको p से डिनोट कर दीजिए, pm कर दीजिए, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ ऐसे निकल जाएगा, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m इंटू क्यू। m क्या है ना, क्या होता था वो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ क्या होता था, इधर होता था, उसमें इधर चार्ज होता था, इसमें इधर पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, इधर पोल स्ट्रेंथ इनटू क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो पोल्स हैं, एक पोल ये है एक पोल ये है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a, ठीक है। एक पोल ये है, इसका मैग्नेटिक चाहे ns ले लीजिए, चाहे n है ये s, उनके बीच में दो डिस्टेंस है, 2a का डिस्टेंस है। तो ये अरेंजमेंट क्या बन जाएगा, हमारा मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा। तो इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, इधर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन। मान लेते हैं कि इनका मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m है, किसी की भी एक का, और उनके बीच में डिस्टेंस 2a है, तो ये हो जाएगा इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जैसे ही होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करती हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक चार्ज से दूसरे चार्ज की तरफ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी मूव करती थी, ठीक है, वैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक पोल से दूसरे पोल में मूव करती हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी वैसे ही प्रॉपर्टी है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की है, लगभग सिमिलर ही है, ठीक है। बस एक चेंज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करती है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है। कैसे करती है, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में नहीं होता था, ठीक है। तो देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो सबसे पहले समझिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है। तो ये एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में, जो क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं और उसके डायरेक्शन को बताती हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड और किसको बताती है, डायरेक्शन को। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। क्या है, इमेजिनरी लाइंस है यूज टू रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिप्रेजेंट करती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती हैं और क्या रिप्रेजेंट करती हैं, उसके डायरेक्शन को, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को इमेजिनरी लाइंस से जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो इमेजिनरी लाइंस क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ लिख दी हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज लाइंस फ्लो फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। साउथ टू नॉर्थ कहाँ पे फ्लो करती हैं, मैग्नेट के अंदर। मैग्नेट के अंदर इन लाइंस का, जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, देखिए यहाँ पे मैं बना देता हूँ। से मान लीजिए हमारा मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे फ्लो करती हैं, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाती हैं और आउटसाइड द मैग्नेट कैसे जाती हैं, नॉर्थ से साउथ जाती हैं, ठीक है, ऐसा।
तो मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ मूव करती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ मूव करती हैं। मतलब इस तरीके से क्या बना लेती हैं, एक पोल बना लेती हैं, एक क्लोज लूप बना लेती हैं। क्या बनाती है, क्लोज लूप बना लेती है। ठीक है, तो मैग्नेट के अंदर कैसे फ्लो होती हैं, साउथ से नॉर्थ जाती हैं। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ जाती हैं इनसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट। और मैग्नेट के बाहर कैसे फ्लो होती है, नॉर्थ से साउथ फ्लो होती है। ठीक है, इसको याद रख। तो इस तरह एक क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं, फॉर्म्स अ क्लोज लूप। क्या बनाती है, क्लोज लूप बनाती है। ठीक है, और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज टेंजेंशियल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट ऑल पॉइंट इन स्पेस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट में अगर हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट मतलब एक सीधी लाइन ड्रॉ करें, तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं। जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। ठीक, तो इसके किसी पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें ऐसे, ठीक, एक टेंजेंट मतलब टचिंग लाइन है ना, उसको टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, तो ये जो टेंजेंट है ये किसको बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनका एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताती हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताती हैं। ठीक है, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है ना, ये हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हर एक पॉइंट, जैसे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हर एक पॉइंट क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ बताता है, डायरेक्शन बताता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। अगर हम यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर दें, एक ऐसे क्रॉस करके बना दें, तो यहाँ पे हमें क्या कर, जो इंटरसेक्टिंग, जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, एक टेंजेंट का डायरेक्शन, एक का डायरेक्शन इधर जाएगा और एक का डायरेक्शन इधर आएगा, इधर आएगा। तो क्या यहाँ पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो डायरेक्शन बता रही है, किसका डायरेक्शन बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रही है। तो अगर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी तो दो डायरेक्शन बताएगी, है ना, एक इधर डायरेक्शन बता रही है तो एक इधर डायरेक्शन बता रही है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड तो एक ही डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो इसीलिए ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, है ना। तो याद रखिएगा, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर द डेंसिटी ऑफ लाइंस डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इंक्रीजेस। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पोल है, तो पोल के बीच में जो डेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की मैक्सिमम होती है। ऐसे निकल रही है लाइंस, है ना, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ। ठीक, तो पोल्स में इनकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे पोल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, है ना, पोल्स में इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, पोल्स से जैसे ये दूर जाएंगी तो इनका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब इनकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो बस ये याद रखना है कि पोल्स के पास इनका स्ट्रेंथ मैक्सिमम होता है और पोल्स से जैसे जैसे दूर जाती जाएंगी इनका स्ट्रेंथ कम होता जाएगा। ठीक है, क्लोज लाइन शोज स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जहाँ पे जितनी, जैसे पोल्स के पास बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं, है ना, पोल्स के पास ऐसे निकलती हैं, बहुत क्लोज निकलती हैं ऐसे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी मैक्सिमम है। फिर जब बाहर जाती हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ जाता है। अब डिस्टेंस बढ़ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका मैग्नेटिक फील्ड वीक हो जाएगा। तो जहाँ पे ये पास पास होंगी वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड की, जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। लाइन्स आर इन अ स्टेट ऑफ टेंशन लाइक अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। देखिए, जो मैग्नेट का पोल होता है, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अपोजिट पोल क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इनके बीच में जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगे क्या करेंगे, एक दूसरे को खींचती हैं, है ना, स्ट्रेच्ड रबर के जैसा, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दो पोल बताता हूँ, है ना, एक मान लेते हैं हमारे पास ये नॉर्थ पोल है, एक तरफ हमारे पास साउथ पोल है। अब यहाँ से आई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, साउथ में जाके ख़त्म हो गई, यहाँ से आई साउथ में आई। ठीक, अब ये क्या है, अब ये दोनों पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट पोल्स हैं।
अट्रैक्ट करेंगे मतलब क्या है, इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक दूसरे को खींच रही हैं, मतलब ये अपने पाथ को क्या कर रही हैं, शॉर्टन करना चाहती हैं, समझ रहे हैं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली में होती हैं वो स्ट्रेच्ड रबर के जैसे होती हैं, जैसे यहाँ से यहाँ आया, अब इनके बीच में अट्रैक्शन है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है, तो कुल मिला के ये इसको नहीं खींच रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या हो रही हैं, स्ट्रेच्ड हैं, अपने पास आना चाहती हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है, एक दूसरे के पास आना चाहती हैं। जैसे मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, साउथ से नॉर्थ ऐसे। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बीच में है, समझो कि एक रस्सी है, एक रबर है, अब हम पोल्स को ऐसे खींच रहे हैं और ये रस्सी क्या कर रही है, पोल्स को वापस पास खींच रही है, तो ये एक तरीके से रबर के जैसा है, स्ट्रेच्ड रबर के जैसा है, जो इन दोनों पोल्स को पास लाना चाहती है, अपने पाथ को शॉर्टन करना चाहती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, दे रिपल ईच अदर, है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है तो एक दूसरे को रिपल करती हैं एक दूसरे से, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड, तो इनके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, एक दूसरे को दूर धक्का देंगे, ठीक है। तो एक दूसरे को क्या करती है, रिपल करती हैं, ठीक है। तो ये मेन इसके प्रॉपर्टीज़ हो गए किसके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, क्या है, एनालॉजी टू इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए हमने फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड का पढ़ा है, डाइपोल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल आपने पढ़ा है पहले और सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। उसमें आप ध्यान दिए होंगे, उसका हमने सबका डेरिवेशन किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन किया है, और फिर डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे कोई पॉइंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, और डाइपोल का टॉर्क क्या होगा, डाइपोल का वर्क डन क्या होगा, डाइपोल का इंटरनल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, है ना। ये सब हमने पढ़ा था डाइपोल के लिए। चलिए सेम डेरिवेशन हमें किसके लिए करना है, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो एज इट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा ही होता है। तो याद रखिएगा, जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है और इलेक्ट्रिक डाइपोल के जितने डेरिवेशन किए हैं वो सभी डेरिवेशन एज इट इज़ हैं, है ना। एज इट इज़ किसके जैसे हैं, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल, या मैग्नेटिक डाइपोल के जितने डेरिवेशन होंगे वो एज इट इज़ किसके जैसे होंगे, वो एज इट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे होंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। इलेक्ट्रिकल डाइपोल के जितने डेरिवेशन हमने किए हैं, इलेक्ट्रिकल डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल को घुमाने में या रोटेट करने में वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो जितना भी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए वो एज इट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल में भी अप्लाई होगा। बस याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल में बस साइन को आपको चेंज करते जाना। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग यूज़ करते थे ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंबल ई यूज़ करते थे, और इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए क्या सिंबल यूज़ करते थे, इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए पी सिंबल यूज़ करते थे, ठीक। बस ये सिंबल को चेंज करना है। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल ई रखे थे वहाँ पे आपको क्या यूज़ करना है, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल यूज़ कर लेना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल क्या होगा, बी, और जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए पी यूज़ किए थे वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल का अपनी तरफ से, है ना। इसके पहले जो मैंने डेरिवेशन किया था उसमें मैंने मैग्नेटिक डाइपोल के लिए पी की जगह पीएम लिख दिया था, है ना। तो आप मैग्नेटिक डाइपोल के लिए मान लेते कैपिटल एम यूज़ कर लीजिएगा, है ना। पोल स्ट्रेंथ को हमने स्मॉल एम लिया था तो यहाँ पे कैपिटल एम चलिए ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस ये चीज़ याद रखिए कि जहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे ऐसे मैग्नेटिक डाइपोल एज इट इज़ किसके जैसा होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के जैसे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के डेरिवेशन में जहाँ जहाँ हमने ई और पी यूज़ किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई, इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए पी यूज़ किया है, वहाँ पे ई की जगह पे आप मैग्नेटिक फील्ड बी यूज़ कर दिए। ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई है, तो यहाँ ई की जगह आप बी यूज़ कर लीजिएगा
और इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ हम लोग P यूज़ करते थे, यहाँ M यूज़ कर लीजिए, बाकी सब एज इट इज़ सेम टू सेम। ठीक, जैसे देखिए हमने निकाला था इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट, क्या निकाला था, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट होता है, चलो मैं डाइपोल मोमेंट से शुरू करता हूँ, इसके पहले हम बना भी चुके। इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट क्या था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, Q इंटू 2L था, इधर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस Q इंटू 2L था। और यहाँ पे जो आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मान लेते कैपिटल M है, तो इसका क्या हो जाएगा, इधर पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू दोनों के बीच में डिस्टेंस, अगर 2L है तो 2L है, 2A है तो 2A है, जो भी डिस्टेंस होगा, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस, चार्ज इंटू डिस्टेंस, पोल इंटू डिस्टेंस, सेम इसका जो मोमेंट आएगा वही मोमेंट इसका भी होता है, इसके डाइपोल मोमेंट और इसका डाइपोल मोमेंट सेम रहता है, बस सिंबल को चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज़। ठीक है, बस सिंबल को चेंज करना है, बाकी सब एज इट इज़ है। चाहिए तो मैं इधर लिख भी देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है हमारा जो इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट था, क्या था, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट। ठीक, इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट मतलब हमने कैसे अरेंजमेंट किया था, डाइपोल बनाने के लिए अपोजिट चार्जेस को लिया था और उनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस 2L, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट था वो क्या आया था, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, कोई भी इधर चार्ज और उनके बीच में डिस्टेंस, यही था। अब इलेक्ट्रिकल की जगह अगर हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कर दें, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कर दें, ठीक, मान लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग M से शो करते हैं, कैपिटल M। तो मान लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या करना है, पोल स्ट्रेंथ, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ 2L लिए थे, यहाँ पे आप 2A ले लीजिए। ठीक, तो इसका क्या होगा, कैपिटल M ले लेते हैं ना, डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ, मान लेते हैं इसका पोल स्ट्रेंथ है M इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2A, यहाँ पे चार्ज इंटू डिस्टेंस था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ इंटू डिस्टेंस, पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं स्मॉल m है और डाइपोल मोमेंट है कैपिटल M। हमने क्या लिया, मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल M ले लेना और पोल स्ट्रेंथ मान लेते हैं हमारा स्मॉल m, यहाँ पे कहीं यूज़ हुआ है क्या, नहीं हुआ है। ठीक, तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, तो मतलब एज इट इज़ होता है। तो जैसे देखिए हम लोग कंपेयर करते हैं, देखिए इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिकल डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, -2kp/r3। P क्या है हमारा, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिकल डाइपोल में। अब जैसे मैं आपको बताया हूँ, आपको क्या करना है, P की जगह कैपिटल M रखना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और E की जगह B कर देना है। तो यहाँ सिर्फ P है, P को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए M में, तो बन जाएगा हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक, वैसे ही इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिकल डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या था, Kp/r3। वैसे ही मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पे, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पे भी सेम यहीं पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। E की जगह B मैग्नेटिक फील्ड, P की जगह M, सेम। टॉर्क, डाइपोल मोमेंट का टॉर्क कितना आया था, है ना, जो उसमें कपलिंग फोर्स लग रहा था टॉर्क, उसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, या क्रॉस प्रोडक्ट था, या P sin थीटा रख सकते हैं। जैसे A क्रॉस B क्या होता है, AB sin थीटा, P क्रॉस C क्या होगा, P sin थीटा। सिमिलरली यहाँ P की जगह आप क्या लिख दीजिए, कैपिटल M, E की जगह B रख दीजिए, तो M इंटू B, सेम वही है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल इंटू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्रॉस प्रोडक्ट sin थीटा। ठीक है, पता है ना, A क्रॉस B इज इक्वल टू क्या होता है, A क्रॉस B इज इक्वल टू होता है AB sin थीटा, वही है, क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं sin थीटा आता है, A क्रॉस B AB sin थीटा। ठीक, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेट इलेक्ट्रिकल डाइपोल का पोटेंशियल एनर्जी क्या था, -P cos थीटा, तो मैग्नेटिक डाइपोल का क्या होगा, P की जगह M, E की जगह B, MB cos थीटा, सेम टू सेम। फिर यहाँ पे, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वर्क डन भी है ना, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन के बराबर होता है, यानी कि किसी भी डाइपोल को
किसी एंगल में रोटेट करने में जो किया गया वर्क डन, वही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। यहाँ पे P की जगह M, E की जगह B कॉस थीटा 1 माइनस, मान लेते हैं थीटा 1 से थीटा 2 में डाइपोल को रोटेट करते हैं, तो थीटा 1 से थीटा 2 में रोटेट करने में जो वर्क डन होगा वही पोटेंशियल एनर्जी है। तो चाहे आप इसको पोटेंशियल एनर्जी रखिए, चाहे आप इसको वर्क डन कर दीजिए, है ना, वही चीज़ है। W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू P इज इक्वल टू, सेम वहीं पे हमारा मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी वही फॉर्मूला होगा। मतलब इलेक्ट्रिकल डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल एकदम सेम टू सेम है, इनके डेरिवेशन भी सेम होंगे और इनका फॉर्मूला भी सेम होगा। ठीक है, बस सिंबल चेंज कर देंगे। तो ऐसे करके आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है हमारा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, है ना। अभी मैंने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिस्कस किया कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के जैसा एज इट इज़ होता है। अब हम लोग गॉस लॉ को देखते हैं कि मैग्नेटिज्म में क्या गॉस लॉ वर्क करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने देखा था चार्जेस में, उसमें गॉस लॉ क्या कहता था कि किसी भी क्लोज लूप में, जैसे मान लीजिए क्लोज लूप है ना, क्लोज लूप के अंदर कोई चार्ज है, Q1 है, Q2 है ना, तो क्लोज लूप के अंदर जो भी चार्ज होता है, यानी कि हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। देखिए गॉस लॉ का इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला था, फाई E इज इक्वल टू क्या था, क्लोज लूप ऑफ E इंटू डी एस, है ना, या यही इज इक्वल टू क्या था, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला था गॉस लॉ के हिसाब से। अब ये जो चार्ज था एनक्लोज्ड चार्ज था, है ना, एनक्लोज्ड चार्ज किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज था, है ना। तो जो फ्लक्स होता है वो किसके कारण होता है, एनक्लोज्ड चार्ज के कारण होता है। जो क्लोज्ड लूप के या क्लोज्ड सरफेस के बाहर का चार्ज होता है उसको तो हम लोग काउंट नहीं करते, जो अंदर का चार्ज होता है उसी को हम लोग काउंट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो देखिए सेम यहाँ पे E की जगह हम B रख देंगे, तो फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू B इंटू डी एस, है ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और ये सरफेस एरिया इज इक्वल टू, लेकिन ये ज़ीरो होता है याद रखिए। तो मैग्नेटिज्म इन गॉस लॉ, मैग्नेटिज्म के लिए जो गॉस लॉ होता है वो ज़ीरो होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए ध्यान से देखिएगा। हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज है प्लस Q, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा, प्लस Q से माइनस Q की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, तो इसके अंदर से जितना भी टोटल फ्लक्स निकलेगा, है ना, टोटल एनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसी फ्लक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं, ठीक है। और यहीं से फॉर्मूला डिराइव हुआ था, गॉस ने क्या कहा था कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, है ना, एनक्लोज्ड चार्ज के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा एनक्लोज्ड चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, यही था इन्होंने बताया था। अब हम लोग बात करते हैं किसके लिए, मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। देखिए मैग्नेटिज्म में क्या होता है, मान लेते हैं, इमेजिन कीजिए कि आपके पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, हमारे पास मान लेते हैं क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड बॉक्स है। अब इसके अंदर हमने किसी मैग्नेट को रखा है, ठीक, मैग्नेट को रखा है। हमेशा याद रखिए कि मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है वो मैं पहले भी बताया हूँ कि वो क्लोज्ड लूप बनाता है। क्या बनाता है, क्लोज्ड लूप बनाता है। मतलब अगर वो नॉर्थ से निकलेगा तो वापस से आएगा साउथ में और फिर साउथ से नॉर्थ जाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है, एक क्लोज्ड लूप बना रहा है। मतलब जितना फ्लक्स निकलता है मैग्नेट से उतना ही फ्लक्स वापस भी आ जाता है, समझ रहे हैं। जितना फ्लक्स मैग्नेट से निकल रहा है उतना ही फ्लक्स वापस आ जा रहा है। मतलब नेट फ्लक्स क्या होगा, इसका जो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। नेट फ्लक्स ज़ीरो है, जितना निकल रहा है फ्लक्स उतना ही फ्लक्स वापस आ रहा है ना। निकलने वाला फ्लक्स बराबर है वापस आने वाले फ्लक्स के, ठीक है। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसमें कोई नेट फ्लक्स है ही नहीं, ये क्लोज लूप बना रहा है, एक पॉइंट से जा रहा है, घूम के वहीं पे आ रहा है, फिर घूम के जा रहा है, फिर वहीं पे वापस आ रहा है। तो चाहे वो सरफेस के बाहर से जाए चाहे वो सरफेस के अंदर आए, नेट फ्लक्स तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया,
है ना। फ्लक्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कहाँ जा रहा है, वो घूम के वहीं पे तो वापस आ जा रहा है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है ना, तब तो यहाँ पे नेट फ्लक्स हो जाएगा जीरो। इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स है ना। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेट से जो फ्लक्स निकलता है उसके लिए याद रखिए मैग्नेटिक इनकमिंग फ्लक्स क्या होता है, इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू है आउटगोइंग फ्लक्स। जितना अंदर आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है, मतलब नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, नेट फ्लक्स हो जाएगा जीरो, समझ रहे, नेट फ्लक्स हो जाएगा जीरो। तो जिस पॉइंट से जा रहा है उसी पॉइंट पे वापस आ रहा है, मतलब नेट फ्लक्स हो जाएगा जीरो। इसीलिए मैग्नेट के लिए जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्लोज्ड सरफेस के केस में क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि ये खुद एक क्लोज्ड सरफेस बनाता है, ये क्लोज लूप बनाता है, एक पॉइंट से निकलता है उसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है, तो क्लोज सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, अ मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड विच फॉर्म्स क्लोज्ड लूप बनाता है, टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस बाय मैग्नेट मस्ट बी जीरो, ठीक है। किसी भी क्लोज सरफेस में जो टोटल फ्लक्स बनेगा वो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो। जितना आउटगोइंग फ्लक्स है उतना ही इनकमिंग फ्लक्स है, जितना आउटगोइंग फ्लक्स है उतना ही, जितना सरफेस से बाहर जा रहा है उतना ही सरफेस के अंदर आता है। नेट फ्लक्स क्या हो रहा है, जीरो। नेट फ्लक्स जीरो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो, ये याद रखिएगा। अब हमें पता है क्योंकि मैग्नेट में कोई मोनोपोल्स होते नहीं है ना, इलेक्ट्रिकल चार्जेस तो हो सकते हैं, प्लस क्यू होता है तो प्लस क्यू से निकलता है ना, प्लस क्यू अकेला रह सकता है, माइनस क्यू नहीं है तो भी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नॉर्थ के साथ साउथ हमेशा रहेगा, यानी नॉर्थ जहाँ रहेगा वहाँ साउथ रहेगा, तो नॉर्थ से निकलेगा तो वहीं पे आएगा, साउथ के पास ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये मतलब, और फिर साउथ से नॉर्थ जाता है, मतलब एक क्लोज लूप बनाते ही रहेगा तो ख़त्म होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में याद रखिएगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा फॉर क्लोज लूप, है ना, क्योंकि नेट फ्लक्स वहाँ से जीरो होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रिलेशन बिटवीन करंट इन अ लूप एंड मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी क्लोज लूप, कोई क्लोज वायर है, इसमें हम लोग आई करंट फ्लो कर रहे हैं, है ना, इसको हमने एक मैग्नेट के बीच में रखा है, ठीक है, NS, ठीक। क्लोज लूप में जब आई करंट फ्लो होता है मैग्नेट के बीच में, तो इसमें क्या लगता है, टॉर्क लगता है, तो ये लूप घूमने लगता है ना। वो जो टॉर्क लगता है, वो टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, बिना साइन थीटा, इसके जस्ट पीछे पढ़ा था हमने कि क्लोज लूप में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है और मैग्नेट के बीच में रखे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है, क्योंकि जब किसी क्लोज लूप में करंट फ्लो होता है तो वो भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये घूमने लगता है। इन्होंने पढ़ा था कि इसका फोर्स इधर लगता है, इसका फोर्स इधर लगता है, गोल गोल घूमने लगता है ना। अगर ऐसा लेते हैं हम लोग, कॉइल के रूप में लेते हैं, चाहे आप रेक्टेंगल के रूप में लेंगे तो घूमने लगता है, तो इसमें एक टॉर्क लगेगा, यानी कपलिंग फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या होता है, ये घूमता है। तो जो टॉर्क लगता है वो क्या लगता है, बिना साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड है B, I है करंट, N है नंबर ऑफ टर्न्स, A है एरिया, और ये एरिया क्या होता है हमारा, B इंटू L, ब्रेथ इंटू लेंथ, ठीक है। अब और अभी हमने डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट से फॉर्मूला क्या निकाला टॉर्क का, कि डाइपोल को घुमाने में या डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लगता है वो क्या लगता है, mb साइन थीटा। जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल के लिए p साइन थीटा है, मैग्नेटिक डाइपोल के लिए टॉर्क क्या होगा, mb साइन थीटा। तो दोनों का टॉर्क, ये कॉइल में जो लगने वाला टॉर्क है, ये मैग्नेटिक डाइपोल में लगने वाला टॉर्क है। अगर हम दोनों को इक्वेट कर दें तो हमें मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला मिल जाता है NIA। ये क्या है, कैपिटल M है, ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल है। यहाँ पे मैंने लिखा भी मैग्नेटिक डाइपोल कैपिटल M, करंट है I, तो मैग्नेटिक डाइपोल इज इक्वल टू हो जाएगा NAI। ये क्या है हमारा, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल, ऐसे करके आप लिख लीजिए। तो ये दोनों याद रखिए। एक ये याद रखिएगा कि किसी भी क्लोज सरफेस में या क्लोज्ड लूप में जो फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। अ मैग्नेट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड विच फॉर्म्स क्लोज लूप, सो टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस मस्ट मैग्नेट। तो किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो टोटल फ्लक्स होता है वो ज़ीरो होता है, क्योंकि वहाँ पे जितना फ्लक्स जाता है उतना ही फ्लक्स वापस आता है, यानी नेट फ्लक्स क्या होता है, ज़ीरो, ठीक है।
और सेकेंड रिलेशन हमने निकाला है दोनों टॉर्क, एक टॉर्क है हमारा कॉइल के लिए, जब हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेट के बीच में रखते हैं तो उसमें टॉर्क लगता है कि उसके लिए फॉर्मूला है, और एक टॉर्क है मैग्नेटिक डाइपोल के लिए। दोनों टॉर्क को इक्वेट करेंगे तो हमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला मिल जाएगा। तो m क्या है हमारा, मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्या है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक, तो याद रखिए। ठीक है, चलिए तो इसको लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ मटेरियल। अब देखिए 3 टाइप के मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे, एक है हमारा आता है फेरोमैग्नेटिज्म, एक है पैरामैग्नेटिज्म, एक है डायामैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेट की तरफ हाईली अट्रैक्टेड होते हैं, है ना, मतलब ये किधर से किधर मूव करेंगे, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, मतलब कि ये मैग्नेट की तरफ हाईली अट्रैक्टेड होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, या इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर मटेरियल, ये वो मटेरियल होते हैं दैट गेट स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, क्या होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं बाई मैग्नेट, मैग्नेट इनको स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, जैसे आयरन, कोबाल्ट और निकल। तो एक तो ये मैग्नेट की तरफ हाईली अट्रैक्टेड होंगे, दूसरा अगर इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं, है ना। These substances become magnetized very easily when placed near a magnet। अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, यानी मैग्नेट के नज़दीक रख दें, तो ये क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं, मतलब इसमें भी मैग्नेट का नेचर आ जाता है, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है, और इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैं डायग्राम बनाया हूँ, जैसे देखिए अगर हम कोई ये है हमारा, ये हमारा एक कैसा है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, मतलब कि इनमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, देखिए एकदम पास पास है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब इसमें इंटर करती हैं तो एकदम नज़दीक रहती हैं, क्योंकि ये हाईली, है ना, ये क्या क्रिएट कर, ये किधर मूव करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बहुत पास पास होती हैं। जैसे इसका अपोजिट होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, ये रिपल करता है ना, ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करता है। जैसे कि अगर इसके पास से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपल करता है, तो इससे दूर होके जाएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपल करेगा अपने अंदर, अपने पास से। और इसका अपोजिट क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या करता है, मूव करता है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या हो जाती हैं, अलाइन हो जाती हैं या पास पास आ जाती हैं, है ना, क्योंकि ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता है, ठीक है। वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ क्या करता है, मूव करता है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ क्या करता है, मूव करता है, ठीक है। और इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो क्या होता है, इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में रखने से ये खुद भी मैग्नेटाइज हो जाएगा और क्या बना लेगा, नॉर्थ और साउथ पोल बना लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, इसमें मैग्नेटिक नेचर बहुत ज़्यादा होता है, मैग्नेट की तरफ हाईली अट्रैक्टेड होते हैं, यानी कि वे क्या होते हैं, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसे बहुत पास पास होकर के गुजरती हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनके अंदर से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम पास करें, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहे हैं, तो इनके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बहुत पास पास होके जाएंगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पास पास होके जाती हैं, ठीक है, क्योंकि अट्रैक्ट करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल क्या होगा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल भी क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक टाइप ही होता है, मतलब ये भी क्या होता है? वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली अट्रैक्टेड होता है। ये क्या है? स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है और ये वीकली अट्रैक्टेड होता है ना। मतलब ये मैग्नेट ऐसे मटेरियल जिसको मैग्नेट वीकली अट्रैक्ट करता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करता, वीकली अट्रैक्ट करता है, उसे हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, प्लेटिनम और ऑक्सीजन, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। मटेरियल्स दैट गेट वीकली अट्रैक्टेड बाई मैग्नेट, जो मैग्नेट से वीकली अट्रैक्टेड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। व्हेन वी प्लेस देम इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम इनको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, दे बिकम स्लाइटली मैग्नेटाइज, है ना। ये ईजिली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ये स्लाइटली मैग्नेटाइज होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर डाइपोल्स होते हैं, है ना, डाइपोल्स होते हैं। इनके अंदर क्या है? इनके अंदर जो मतलब कोई अरेंजमेंट होता है, इनके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है जिसे हम लोग डोमेन कहते हैं, है ना। इसके अंदर क्या होता है? जो डोमेन जिसको हम कहते हैं वो पहले रैंडम होता है। जैसे ही ये मैग्नेट के कांटेक्ट में आता है तो डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर के जो डोमेन्स हैं, जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आता है तो अलाइन हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, एक सीधे में हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है? ईजिली मैग्नेटाइज हो जाता है, क्योंकि इसके डोमेन नॉर्थ और साउथ में ईजिली अलाइन हो जाते हैं, है ना। इसके जो पार्टिकल्स हैं या डोमेन है वो क्या होते हैं? नॉर्थ और साउथ में एक अलाइन हो जाते हैं, ईजिली अलाइन हो जाते हैं, इसीलिए क्या होता है? ईजिली मैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम पैरामैग्नेटिज्म यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो डाइपोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ के, ये बहुत रैंडम होते हैं, है ना। जब हम इनको मैग्नेट के कांटेक्ट में लाते हैं तो कुछ ही डाइपोल ऐसे होते हैं जो अलाइन होते हैं। तो जो डाइपोल अलाइन होगा जिसके कारण इसके अंदर में क्या आएगा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या है? वीकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, वीकली मैग्नेटाइज होते हैं, इसीलिए मैग्नेट की तरफ ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। दोनों समझ में आ गया? ऐसा समझिए, फेरोमैग्नेटिक से मान लीजिए हमारा आयरन है, ठीक है। अब आयरन के अंदर के जो पार्टिकल्स होंगे, आयरन के पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या होते हैं? चलिए मैं इसको ऐसे करके दिखा रहा हूँ। एरो किसको दिखा रहा है? नॉर्थ को, दूसरा वाला साउथ। ये ऐसे समझिए डाइपोल, है ना। आपको पता है कि मैग्नेट को हम कितना भी तोड़े वो पूरा मैग्नेट ही होता है। तो इसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये क्या होता है? रैंडमली अरेंज है इधर उधर, जिसको हम लोग डोमेन कहते हैं। इसके पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। ये डोमेन रैंडमली अरेंज होते हैं। लेकिन जैसे ही ये कांटेक्ट में आएगा मैग्नेट के कांटेक्ट में आएगा तो ये सभी डोमेन अलाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सभी डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, ऐसे एक डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा। समझ रहे? क्या बन जाएगा? एक नॉर्थ पोल बन जाएगा, एक साउथ पोल बन जाएगा। मैग्नेटाइज हो गया। जैसे ही पोल बना मैग्नेटाइज हो गया, मैग्नेट बन गया ये, ठीक है। तो इजीली मैग्नेटाइज हो गया। इसके जो डोमेन्स हैं वो एक अलाइन हो गए हैं। अलाइन हो गए तो एक पोल एक साइड, एक पोल एक साइड, दो पोल बन गया, ठीक। अब पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं तो इसमें भी डाइपोल होता है, लेकिन डाइपोल बहुत रैंडम होता है। इसमें से कुछ ही ऐसे डाइपोल होते हैं जो अलाइन होते हैं। तो जो अलाइन होते हैं जिसके कारण इसमें वीकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, लेकिन इसमें वीकली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की जगह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक वो होता है जो मैग्नेट से रिपल होता है, वीकली रिपल होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डायामैग्नेटिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो खुद का एक मैग्नेटिक बना लेते हैं, वो खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बना के रखते हैं, है ना। डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर खुद का एक मैग्नेटिक बना होता है। जैसे डाइपोल होता है इसमें, जैसे वाटर की बात करें, यानी इनका खुद का ही एक डाइपोल होता है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका खुद का एक डाइपोल बना होता है, खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बना है, ठीक। और मैग्नेट के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को ये क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है,
जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपल करता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं लोग, रिपल करते हैं। इसीलिए जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो मैग्नेट से वीकली रिपल्ड होता है, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, दूर भगाते हैं, क्योंकि इनके अंदर खुद ही एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इनके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं वो सभी क्या करते हैं, खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा, है ना, इनके अंदर खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करेगा। क्लियर है? तो इनके अंदर खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, रिपल करता है। इसी कारण ये क्या होते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकली रिपल्ड होते हैं। तीनों समझ में आ गया। मेन बेसिक याद रखिएगा, फेरोमैग्नेटिक हाईली अट्रैक्टेड होते हैं, ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं पैरामैग्नेटिक, और डायामैग्नेटिक तो हमेशा क्या होते हैं, रिपल होते हैं, वीकली रिपल्ड होते हैं। मैग्नेट क्या करता है, मैग्नेट को वीकली रिपल करते हैं। यानी देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं जिसको क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ जाएंगे, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करते हैं, उससे दूर भागते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना, लेकिन वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ये वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे, लेकिन वीकली जाएंगे। और ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं मैग्नेट रखूँगा डाईपोल का और यहाँ पे आयरन रखूँगा, आयरन नेल, तो आयरन नेल क्या होगी, एकदम स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाएगी मैग्नेट की तरफ। तो ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, है ना। इनके थ्रू भी जाती है, कौन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अरेंज करते हैं, मतलब इनके अंदर के डाईपोल भी एक अरेंज हो जाते हैं, एक अलाइन हो जाते हैं। इसके कारण इसमें भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती है। इसमें एकदम प्रॉपर अरेंज हो जाते हैं, इसमें कुछ अरेंज होते हैं तो वीकली मैग्नेटाइज होता है, और इसमें कुछ भी अरेंज नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर के डोमेन प्रॉपर अरेंज हो गए, मैग्नेटाइज हो जाता है। इसके अंदर के डोमेन कुछ अरेंज होते हैं, कुछ अलाइन होते हैं, और ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हमारे मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट देखिए हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल की कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ में जैसे देखिए एक है हम लोग का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब है परमिशन, कि जो मटेरियल जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को परमिट करेगा अपने अंदर से पास होने के लिए, उस मटेरियल की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का मतलब है कि वो कितना मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से पास होने देगा। ठीक है, जितना ज़्यादा पास होने देगा मतलब उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी उतनी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ पाइप है, पाइप से पानी जाता है, तो पाइप से जितना ज़्यादा पानी जा सके तो पाइप की परमिएबिलिटी उतनी ज़्यादा। लेकिन पाइप में अगर कोई ऑब्स्टिकल है ना, कुछ उसमें डाल दें जिसके कारण पानी डिस्टर्ब हो, पानी उसमें से फ्लो ना हो पाए, तो उसकी परमिएबिलिटी कम हो गई। समझ रहे हैं? तो परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, परमिशन। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। मटेरियल की वो एबिलिटी जिसके कारण वो मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से पास होने दे। तो कौन सा मटेरियल है जो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने दे सकता है ना। जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जैसे हैं हमारे आयरन, कोबाल्ट और निकिल, उनके अंदर से तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो सकती है। ठीक है, तो वो मटेरियल जिसके अंदर से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो सके, उस मटेरियल को हम लोग क्या कहेंगे, हाईली परमिएबल है। ठीक है, यानी उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैक्सिमम होगी, जिसके अंदर से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो सके उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैक्सिमम होगी। इसीलिए आप लोग देखना कि जो ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आयरन का यूज़ करते हैं, क्योंकि आयरन की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैक्सिमम है। क्लियर है? तो आयरन, कोबाल्ट, निकिल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं और इनकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब हम इसको कैसे फॉर्मूला के फॉर्म में कैसे लिखते हैं,
कि मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज इक्वल टू होता है B/H। ठीक है, अब मैं आपको इसको सिंपली समझा देता हूँ इस फॉर्मूले को। ठीक है, देखिए B होता है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन और H होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब ये मतलब इसका मतलब क्या है, इसको देखिए। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक आयरन लिया, ठीक। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमको पास करवाना है, ठीक है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक। इनके बीच में मान लेते हैं हमने आयरन को रख दिया, ठीक, आयरन को रख दिया। अब आयरन ऐसा मटेरियल है जिसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, आयरन अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास होने देगा, आएगा जाने देगा, आओ जाओ, परमिबल है ना। तो उससे क्या होगा, आयरन के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आराम से पास हो जाएंगी। ठीक है, तो आयरन की जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। मान लेते हैं आयरन का टुकड़ा है, आयरन के टुकड़े से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है क्योंकि आयरन की परमिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है। अब देखिए आयरन की परमिबिलिटी डिसाइड कैसे होगी, परमिबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग, B/H से। मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन आयरन के पास आई, आयरन से होके जा रही हैं, आयरन को चीरते हुए, तो आयरन से जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाएंगी तो क्या करेंगी, आयरन को पहले मैग्नेटाइज करेंगी। आयरन क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। यानी आयरन क्या होगा, जितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, बी मैग्नेटिक फील्ड तभी प्रोड्यूस करेगा ना जब वो मैग्नेटाइज हो जाए। तो आयरन क्या होगा, जितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए। ठीक है, तो जो मटेरियल जितनी आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, और ये क्या है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, कम से कम मैग्नेटिक फोर्स लगाने पर जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाए तो उसकी परमिबिलिटी मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ से देखिए परमिबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बी के, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन, या वो जितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, जितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा या जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा परमिबिलिटी उतनी ज़्यादा, और जितना कम हमें मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़े। H क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, यानी द डिग्री अप टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज, है ना, डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, द डिग्री अप टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज डिफाइंड ऐसा। ठीक है, तो जितना कम हमें मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़े, और कम मैग्नेटिक फोर्स लगाने से वो जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाए, है ना, कम मैग्नेटिक फोर्स लगाना माने ये क्या है, डिग्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, जितना कम मैग्नेटिक फोर्स लगाने से जितना ज़्यादा मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा उतनी ज़्यादा उसकी परमिबिलिटी होगी। ठीक है, तो आयरन बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। हमने पढ़ा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसके डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, या मैग्नेट के कांटेक्ट में आने से डोमेन अलाइन हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो आयरन बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, और इसमें बहुत कम मैग्नेटिक फोर्स की रिक्वायरमेंट है, बहुत आसानी से थोड़े से भी मैग्नेटिक फोर्स में ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। इसीलिए इसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। समझ गए, तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी समझिए कि जो जितने आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, कम से कम मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़े, कम मैग्नेटिक फोर्स या कम मैग्नेटिक इंडक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइज हो, या जो जितना आसानी से मैग्नेटाइज होगा उसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो आसानी से वही मैग्नेटाइज होगा जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा, जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड आसानी से जा सके। समझ रहे? ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी इज इक्वल टू होता है B/H। H है हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन, वही फ्लक्स पर यूनिट एरिया, है ना। क्या होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, पर यूनिट एरिया में जितना ज़्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन। जितना ज़्यादा फ्लक्स उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, या उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फ्लक्स उतना ज़्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन, या उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, वही है मैग्नेटिक फील्ड की ही बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन। इसका यूनिट होता है
वेबर पर मीटर स्क्वायर फ्लक्स का वेबर होता है, इसका मीटर स्क्वायर, या तो टेस्ला भी होता है, या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी कि इसको लिख सकते हैं WB/m, क्योंकि फ्लक्स का होता है वेबर और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा या तो टेस्ला। एक और फाई का फॉर्मूला, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, B/S cos थीटा, है ना, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। B/S या BS cos थीटा, सॉरी इंटू हट जाएगा ना, cos थीटा आएगा, तो BS cos थीटा होता है। B क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, S क्या है, एरिया, मैग्नेटिक इंडक्शन इंटू एरिया इज इक्वल टू फ्लक्स। ये एरिया इधर जाएगा तो वही है, A को S लिख दीजिए, फाई इज इक्वल टू BA, B.A डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो cos थीटा, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, एरिया और मैग्नेटिक इंडक्शन के बीच का एंगल cos थीटा, ठीक है। कब मैक्सिमम होगा, cos थीटा कब मैक्सिमम होता है, जब 0 डिग्री हो, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस का जो डायरेक्शन है, एरिया का डायरेक्शन, एरिया वेक्टर, दोनों क्या हो, 0 डिग्री पे हो, अलाइन हो, तब क्या होगा मैक्सिमम। 90 डिग्री पे क्या होता है, 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स, ये H सेकेंड वाला मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद है मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी बोलते हैं। तो डिग्री अप टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज डिफाइंड एज, है ना। तो जिस डिग्री तक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया जा सके, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, है ना। द डिग्री अप टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल, है ना। तो मटेरियल को जिस डिग्री तक हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, उस मैक्सिमम डिग्री को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, है ना। उसी को हम लोग या तो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी कहते हैं, ठीक है। डिग्री अप टू विच अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज, मटेरियल को जहाँ तक मैग्नेटाइज किया जा सकता है, जिस डिग्री तक मैग्नेटाइज किया जा सकता है, उस डिग्री को हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे आयरन है, आयरन की क्या होगी, आयरन को मैक्सिमम हम लोग मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। H इज इक्वल टू क्या होगा, B/μ, यहाँ से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं, B/μ, ठीक है, B/μ, ठीक है। तो यहाँ से आप ये भी बोल सकते हैं कि जितनी कम मैग्नेटिक फोर्स लगाना पड़े या जितने कम से कम मैग्नेटिक इंटेंसिटी पे हम क्या करें, उसको मैग्नेटाइज कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटाइज कर सके, वही उसकी परमिबिलिटी, उसकी परमिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिस मैक्सिमम डिग्री तक हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं, वही उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी होती है। नेक्स्ट है हम लोग का क्या, मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। एक तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी हो गई, एक है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको I से डिनोट करते हैं। अब ये क्या होता है, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, मटेरियल जैसे आयरन के पर यूनिट वॉल्यूम में जितने ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल बन सकते हैं, डाइपोल मतलब वही छोटे छोटे डोमेन NS, है ना, जितने ज़्यादा क्या हो सकते हैं, डोमेन बन सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन पर यूनिट वॉल्यूम। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन सके पर यूनिट वॉल्यूम में, उतना ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होगी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आयरन है, अब आयरन में हम लोग क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, या इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या बन जाएंगे, डाइपोल बन जाएंगे, NS, यानी छोटे छोटे मैग्नेट NS, फिर बाद में क्या होते हैं, अलाइन हो जाते हैं, डोमेन है, डोमेन बाद में अलाइन होता है, तो एक तरफ N पोल एक तरफ S पोल बन जाता है। तो जितने ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल इसके अंदर बनेंगे, जितने ज़्यादा इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा पर यूनिट वॉल्यूम में, कम से कम वॉल्यूम में अगर ज़्यादा से ज़्यादा डाइपोल बन जाए तो उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम, जितने ज़्यादा डाइपोल उतना ज़्यादा उसका क्या, इंटेंसिटी, उसकी उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा पर यूनिट वॉल्यूम में, उतनी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ आई यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन एच यानी कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है? रेशियो है। तो देखिए जो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है ये एक्चुअली में ये बताता है कि हम किसी भी मटेरियल को कितने आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके, है ना। जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स होता है यानी जो H जिसको हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी कहते हैं, ये एक्चुअल में हमारा क्या होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक। तो हम किसी भी मटेरियल में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके कितने आसानी से उसे हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, ये क्या कहलाता है? हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द हाउ इजीली वी कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ईजीनेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन फॉर एनी मटेरियल बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फोर्स। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या बताया था कि मैग्नेट के अंदर जो डाइपोल्स बनते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, उसी को कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी मटेरियल उतनी ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, उतनी जल्दी मैग्नेटाइज होगा, समझ रहे हैं। तो जितना ज़्यादा मटेरियल की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी उतना ज़्यादा वो मैग्नेटाइज होगा, और जितना ज़्यादा मैग्नेटाइज होगा, जितना इजीली मैग्नेटाइज होगा, उतनी ज़्यादा उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब हाउ इजीली अ मैग्नेट कैन मैग्नेटाइज बाय अप्लाइंग अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने मान लीजिए आयरन रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये आयरन है। आयरन किसके पास रखा? हमने मैग्नेट के पास रखा। ये हमारे पास मैग्नेट है। तो मैग्नेट के पास अगर हम आयरन को रखेंगे तो आयरन बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, बहुत आसानी से। मतलब हम क्या कर रहे हैं कि आयरन के ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब H अप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो क्योंकि अब आयरन की इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम होगी। क्यों इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम होगी? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डाइपोल मोमेंट होंगे, बहुत ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगा इसके अंदर। यानी आयरन के अंदर बहुत सारे डाइपोल्स बनेंगे, बहुत सारे डाइपोल बनेंगे मतलब बहुत ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? पोल का स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस। तो यहाँ सबसे ज़्यादा पोल बनेंगे, इसके डोमेन्स अरेंज हो जाएंगे नॉर्थ और साउथ में, सबसे ज़्यादा डोमेन होंगे, पोल स्ट्रेंथ होगा, इसीलिए डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, इसकी परमेबिलिटी भी मैक्सिमम होती है, इसीलिए इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी वो मैक्सिमम होगी या ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आयरन आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है कि कोई भी मटेरियल कितने आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है अगर उसमें हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएं। तो जो मटेरियल जितने आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए उस मटेरियल के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। आयरन के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आयरन है क्या? फेरोमैग्नेटिक है। फेरोमैग्नेटिक का देखिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, बहुत ज़्यादा होती है इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो जो जितने आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें लिख लिया मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब हाउ इजीली material can be magnetized, material can be magnetized, है ना। मटेरियल को कितने आसानी से हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड,
है ना, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके मटेरियल को कितने आसानी से मैग्नेटाइज किया जा सकता है, उसी को कहते हैं। तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। और जितना कम एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़े, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, कम से कम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लगाएं और वो क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए, तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उतनी ज़्यादा, ठीक है। आयरन के लिए ज़्यादा होगी, कोबाल्ट के लिए ज़्यादा होगी, निकिल के लिए ज़्यादा होगी, फेरोमैग्नेटिक के लिए सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है फेरोमैग्नेटिक के लिए, एक्स क्या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को बता रहा है। फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैक्सिमम होगा, ठीक है, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे दो और फार्मूला मैंने लिख दिए थे, देखिए एक हमारा ये है V का मैग्नेटिक इंडक्शन का परमिटिविटी के साथ रिलेशन, B इज इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में H प्लस आई होता है। तो एक ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। एक फार्मूला यहाँ पे भी लिखा है, म्यू का ससेप्टिबिलिटी के साथ रिलेशन, मतलब परमिटिविटी का ससेप्टिबिलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस है। तो ये दो फार्मूले हैं, इन दोनों फार्मूले को भी अपने को याद रखना है। ये रिलेशन है ससेप्टिबिलिटी का परमिटिविटी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया तीनों के लिए। देखिए डायामैग्नेटिक के लिए जो हमारा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि वो मैग्नेटाइज नहीं होगा ना। ससेप्टिबिलिटी क्या बताता है कि मटेरियल कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, डायामैग्नेटिक तो होगा ही नहीं मैग्नेटाइज। ये तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है, वीकली रिपल्ड होता है। तो इसके लिए 0 से कम और -1 के बराबर या ग्रेटर देन होता है, ठीक है, याद रखिए। इसमें लिए 1 से बहुत ज़्यादा, बहुत आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है। पैरामैग्नेटिक थोड़ा वीक होता है, वीकली मैग्नेटाइज होगा। तो x की वैल्यू 0 से तो ज़्यादा होगी। ई क्या है हमारा, एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू लगभग 0.1 मान लो, मतलब 0 से सिर्फ पॉजिटिव होता है लेकिन बहुत कम होता है। तो x की वैल्यू 0 से ज़्यादा तो होगी लेकिन बहुत कम होगी, बहुत कम, समझ रहे हो। मतलब कि मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज होता है। ये बता रहा है कि मटेरियल मैग्नेटाइज होगा लेकिन बहुत वीकली मैग्नेटाइज होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा लेकिन वीकली मैग्नेटाइज होगा, ठीक है, यही रिलेशन बता रहा है। और फेरोमैग्नेटिक का ससेप्टिबिलिटी वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है। हाईली मैग्नेटाइज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल तुरंत मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक। ये क्या है हमारा, रिलेटिव परमिटिविटी को बता रहा है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक, रिलेटिव परमिटिविटी। इसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी लेस देन 1 है, परमिटिविटी होगा ही नहीं, डायामैग्नेटिक है, इससे होकर के मैग्नेटिक फील्ड पास ही नहीं होगी, है ना। तो बहुत 1 से कम होगा, 0 के बराबर या थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इसके लिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, 1 प्लस म्यू, और यानी 1 प्लस ई से छोटा होगा। ई क्या है मैं आपको बताया था, ई सिर्फ एक पॉजिटिव वैल्यू समझ लीजिए, 0 के आसपास की पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू। तो 1 प्लस ई से छोटा होगा, मान लीजिए इसकी जो परमिटिविटी है वो भी बहुत कम होगी, है ना, 0 के आसपास समझ लीजिए, 0 से थोड़ी सी ज़्यादा, यानी इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी परमिटिविटी। यानी ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड को तो जाने देगा, बहुत कुछ मैग्नेटिक फील्ड को ही पास होने देगा, क्योंकि बहुत कम मैग्नेटाइज होता है, वेरी वीकली अट्रैक्टेड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एयर की परमिटिविटी है, एयर की परमिटिविटी से मटेरियल की परमिटिविटी कम होगी, क्योंकि इसमें से मैग्नेटिक फील्ड जा नहीं सकता। मतलब ये एयर से भी ज़्यादा इंसुलेटर है। एयर में तो मैग्नेटिक फील्ड जा सकती है लेकिन इसमें से नहीं जा सकती। इसका मैग्नेटिक परमिटिविटी एयर से भी कम है। इसका मैग्नेटिक परमिटिविटी क्या होगा, इसका परमिटिविटी एयर से ज़्यादा है, मतलब इसमें कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा सकती। इसका बहुत ज़्यादा है, इसमें सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जा सकती, आसानी से जा सकती है, क्योंकि इसकी परमिटिविटी एयर से बहुत ज़्यादा है। एयर की परमिटिविटी है ये मटेरियल की, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड जा सकता है, सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसको पास कर सकता है, इसलिए इसकी परमिटिविटी एयर से बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये 3 हमने रिलेशन बना दिए, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पूरा पढ़ लिया, परमिटिविटी आपको बता दिया, है ना। परमिशन मैग्नेटिक फील्ड को जो परमिट करता है अपने अंदर से, वो परमिटिविटी है फेरोमैग्नेटिक की सबसे ज़्यादा होती है, डायामैग्नेटिक की कम होती है, पैरामैग्नेटिक की डाया से थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है।
फिर हमने बताया कि परमिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक इंडक्शन पे, कि कितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए, है ना। और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कम से कम लगाने पर वो जितना आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए तो उसकी परमिटिविटी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे किसी मटेरियल को अगर हम लोग सोलेनॉइड के बीच में रख दें, मैग्नेट के पास रख दें, तो मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक। ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है ना। क्यों, कितना जल्दी, कितना इंटेंसिटी, कितना जल्दी वो क्या हो जाए, मैग्नेटाइज हो जाए। किस पे डिपेंड करता है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जितने ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बनेगा पर यूनिट वॉल्यूम में, उतना ज़्यादा वो क्या होगा, आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा। और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये बताता है कि मटेरियल कितने आसानी से मैग्नेटाइज हो जाएगा, है ना। तो ये उसकी बताता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे तीनों को कंपेयर भी कर लिया, क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत छोटा सा था तो जल्दी ख़त्म हो गया। और इन सभी चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ही हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच।